नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को सैद्धांतिक आलोचना और मनोविश्लेषणवादी आलोचना के ऊपर प्रकाश डालूंगी। आलोचना का दो वर्गीकरण तो मैंने बता दिया था, तुलनात्मक आलोचना और ऐतिहासिक आलोचना। ये आज तीसरा और चौथा बता रही हूँ। सैद्धांतिक आलोचना पे पहले हम चर्चा कर रहे हैं। सैद्धांतिक आलोचना को शास्त्रीय या शास्त्र प्रधान आलोचना भी कहा जाता है। काव्य शास्त्र के आधार पर की जाने वाली व्यवहारिक समालोचना शास्त्रीय आलोचना कहलाती है। इस आलोचना पद्धति के अंतर्गत हम लोग रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, भाषा शैली आदि काव्य शास्त्रीय तत्वों की दृष्टि से आलोच्य कृति की विश्लेषणात्मक व्याख्या करते हैं। हिंदी में सैद्धांतिक या शास्त्रीय आलोचना का प्रारंभ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय से हुआ तथा मिश्र बंधुओं के समय हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विक्रमांक देव चरित चर्चा, नैषध चरित तथा मिश्र बंधु के हमीर हठ इसी प्रकार की आलोचना के उत्तम ग्रंथ माने गए हैं। श्रीधर की भूषण पर की गई आलोचनाएं भी इसी प्रकार की हैं। तो इस प्रकार की आलोचना पद्धति के अंतर्गत आलोच्य कृति के भाव, रूप, विधान और अभिव्यक्ति पक्ष पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जहाँ तक अंतरंग पक्ष का प्रश्न है तो उसका विवेचन आलोचक नहीं कर पाता है। यही कारण है कि इस प्रकार की आलोचना को रूप विधायनी आलोचना भी कहा जाता है। इस प्रकार की आलोचना में आलोचक का ध्यान विशेषतः काव्य कृति पर ही केंद्रित रहता है, जिसे इस आलोचना पद्धति का गुण ही मानना चाहिए, किंतु यह पद्धति अधिक प्रचलित नहीं रही। और अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रस मीमांसा है, डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत, बाबू गुलाब राय का काव्य के रूप, भगीरथ मिश्र का भारतीय काव्यशास्त्र आदि ग्रंथ इसी आलोचना पद्धति के सुंदर उदाहरण हैं। अब मनोविश्लेषणवादी आलोचना की हम चर्चा करें। मनोविश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली कृति की समीक्षा को मनोविश्लेषणवादी आलोचना कहा जाता है। स्पष्ट है, यह आलोचना पद्धति मनोविज्ञान से अनुशासित होती है। इसके अंतर्गत आलोचक किसी कवि की कृति को समझने के लिए कवि के अंतर जगत और उसके स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। ऐसे आलोचकों की दृष्टि में कोई भी कृति रचयिता के व्यक्तित्व का प्रकाशन है। फ्रायड जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार कला का जन्म वासना से होता है। हमारी कुंठाएं और अतृप्त वासनाएं जो अवचेतन में पड़ी होती हैं, जाने अनजाने कला या स्वप्न के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। अतः आलोचक के लिए आलोचना के क्रम में वृत्तिकार के अंतर्मन और स्वभाव का मनोविश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक होता है। मनोविश्लेषणकारी आलोचना के अंतर्गत साहित्य का विश्लेषण फ्रायड, एडलर, युंग की विचारधारा के आधार पर किया जाता है। काव्य को इस प्रकार की आलोचना पद्धति में कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति माना जाता है। ऐसे आलोचकों की दृष्टि में काव्य का चरम लक्ष्य मनोविश्लेषणवादी समीक्षा में सौंदर्यबोध एवं आनंदानुभूति हुआ करता है। किसी भी रचना द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विशेष रूप का विश्लेषण आलोचक कवि के स्वभाव, तत्कालीन परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोतों के माध्यम से होता है। वस्तुतः कवि के जीवन एवं उसकी कृतियों में संबंध स्थापित करना ही मनोविश्लेषणवादी आलोचना का लक्ष्य होता है। आलोचना की यह पद्धति विशेषतः समकालीन साहित्यकार के साहित्य के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है, जिससे साहित्य निर्माण की समस्या के अध्ययन में बहुत अधिक सहायता मिलती है। हिंदी में अज्ञेय, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का अध्ययन मनोविश्लेषणवादी पद्धति का के जरिए किया गया है, लेकिन इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह रहा है कि मनोविश्लेषण क्रम में आलोचक इतने तल्लीन हो जाते हैं कि कृति ही उपेक्षित हो जाती है। तो ये हो गया, अब चारों मैंने बता दिया है और अब ये हम लोग का आलोचना के प्रकार जो था वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।